हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से दिल से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। ठीक है, तो 4.4 का क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि वैसे सारे फैक्टर्स को मेंशन कर दो जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। तो पहले बच्चों, रेट को अफेक्ट करने का मतलब हो गया कि रेट को इंक्रीज कर सकता है या रेट को डिक्रीज भी कर सकता है रिएक्शन में। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर के 6-7 फैक्टर्स है या उनसे अधिक भी कर सकते हैं। सबको हम बारी बारी से यहां पर पढ़ते हैं, सबको मेंशन करते हैं और सबके बारे में हम आपको वर्बली बता भी देंगे कि यहां पर कि कौन से फैक्टर किस प्रकार से रेट को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि यहां पर पहला फैक्टर्स है, इसका आंसर में लिखेंगे हम लोग। आंसर में पहला फैक्टर यहां पर है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा टर्म है यहां पर प्रेशर। ठीक है, तीसरा टर्म है आपका सरफेस एरिया। चौथा टर्म है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पांचवा टर्म है आपका कंसंट्रेशन। छठा टर्म है आपका कैटलिस्ट। सातवां टर्म है आपका रेडिएशन। आठवां टर्म हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझिए यहां पर इन फैक्टर्स के बारे में कि ये फैक्टर्स किस प्रकार से किस तरह के रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करें तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि लोअर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर जाते हैं। लोअर टेम्परेचर पर रेट उनका ज्यादा होता है, हायर टेम्परेचर पर रेट घट जाता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जैसे कि अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें, और जनरली होता क्या है, मैक्सिमम रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स के अंदर की जो कॉलिजन होती है उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, और चूंकि पार्टिकल ज्यादा कोलाइड करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ने के कारण से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है, आर्हेनियस की इक्वेशन के मुताबिक ये देखा गया है कि जब हम लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट हमारा डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। उनको इस इक्वेशन से समझा जाता है log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 into R into 1 by T1 minus 1 by T2। इस इक्वेशन से यह पता लगाया जाता है कि जब T1 टेम्परेचर से T2 कर दिया जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है टेम्परेचर को, तो ऐसा देखा गया कि यहां पर K2 और K1 का जो रेशियो है वो कभी कभी 2 भी आ जाता है और कभी कभी 1 भी आ जाता है, यानी कि K1 से 2 गुना हमारा K2 हो जाता है और कभी कभी 3 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये टेम्परेचर इस प्रकार से रेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की बात करेंगे तो ये प्रेशर का टर्म केवल ऐसे रिएक्शंस के लिए इन्वॉल्व होगा जो कि गैसियस फेज में है, यानी कि रिएक्टेंट भी गैसियस फेज में है, प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होंगे वो तो प्रेशर से इफेक्टेड नहीं होते हैं। गैसियस फेज वाले रिएक्शन ही प्रेशर पर इफेक्टेड होंगे। और ऑलमोस्ट जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनते हैं, तो उस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद वो अमोनिया बनता है। फ्यूजन कब होगा, जब प्रेशर पड़ेगा और वो एक दूसरे के पास आएगा, करीब आएगा। ठीक है, तब एक दूसरे में फ्यूज्ड हो जाएगा वो। तो प्रेशर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, वैसे रिएक्शन जो कि कॉम्बिनेशन के हो और गैसियस फेज में हो। ठीक है, यहां पर देखते हैं सरफेस एरिया। बात यह है कि जब हम लोग कोई रिएक्टेंट का एक बल्क लेते हैं और उसको किसी दूसरे के बल्क से रिएक्शन करवाते हैं तो होगा क्या, ये एक दूसरे के सरफेस पर से अटैच्ड होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल्स यहां पर जल्दी यहां पर जब तक ये सरफेस वाला पार्टिकल रिएक्ट नहीं करेगा तब तक ये दोनों पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगर वही इनके टुकड़े को फैला दिया जाए, तोड़ दिया जाए या समझ लीजिए फैला दिया जाए एक बड़े से एरिया में, तो क्या होगा, यहां पर
अब यहां पर इसी रिएक्टेंट का सारा पार्टिकल पर एक साथ हमारा रिएजेंट वर्क कर सकता है, और रिएजेंट के इतना जल्दी वर्क करने के कारण क्या होगा, जो रिएक्शन यहां पर 1 घंटे में होता वो रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। यानी सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि तब वहां पर मैक्सिमम कम टाइम में मैक्सिमम एरिया पर हमारा रिएजेंट रिएक्टेंट सबस्ट्रेट पर जो है ना असर करता है, रिएक्शन का रेट वहां पर जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है ना, बहुत ही कम समय में अधिक प्रोडक्ट फॉर्म होने लगता है। तीसरी बात करें नेचर ऑफ रिएक्टेंट की, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करें अगर हम लोग, तो ये बेस्ड है बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पर। ध्यान दीजिए यहां पर जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है वो आसानी से पोलराइज हो जाता है, जो जबकि जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो जल्दी पोलराइज नहीं होता है। यूं कह दे कि अगर हमारे पास अगर मान लीजिए यहां पर AgNO3 एक सिल्वर नाइट्रेट है, उसको हम लोग अगर सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन में, तो जाहिर सी बात है अपने एक्वस फॉर्म में ये ऑलरेडी आयनाइज होंगे Ag+NO3- Na+Cl- के फॉर्म में। और जब आयंस, दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस सामने सामने आएंगे तो वो बहुत ही फास्ट एक दूसरे को इंटरेक्ट कर लेंगे, और यहां पर तुरंत ही रिएक्शन यहां पर बनेगा Ag+ और Cl- AgCl बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसका, प्लस यहां पर NaNO3 यहां पर फॉर्मेशन होगा, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट है। जबकि अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हमारे पास इथाइन या इथीन हो, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो, आप जानते हो कि जब इसको हाइड्रोजन गैस देते हैं हम लोग, अगर टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रख देते हैं, एक तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दे रहे हैं, निकेल रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर लगा देते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन के द्वारा जब इनका रिडक्शन होता है तो बात यह है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच का जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसको टूटने में बहुत सारा वक्त लगता है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड, इसकी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही हाई है, इसकी बॉन्ड के डिसोसिएशन की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा है। यहां पर ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको भी टूटने में वक्त लगेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद ये दोनों जुड़ेगा, तब जाकर के बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट मींस इथेन तब बनेगा। हमारा इथीन का इथेन में कन्वर्जन जो होता है इस प्रकार से होता है, जो कि ज्यादा वक्त लेता है क्योंकि यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये समझाना चाह रहे थे, अगर हमारा रिएक्टेंट इलेक्ट्रोवायलेंट या आयनिक नेचर का होगा तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, और अगर हमारा रिएक्टेंट कोवैलेंट नेचर का होगा तो हमारा रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट रेट पर इस प्रकार से असर करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कंसंट्रेशन का। तो जाहिर सी बात है कि कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट्स की बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ने के कारण से कॉलिजन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और कॉलिजन जब बढ़ेगा, टकराव जब अधिक होंगे रिएक्टेंट पार्टिकल के बीच में, तो वहां पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास एक बड़ा सा कमरा हो, उस कमरे में 2 आदमी दौड़ रहे हैं तो वो आराम से दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टकराएंगे नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन अगर उसी कमरे में अगर हम 20 आदमी को भर दे तब वो दौड़ेंगे, तो 100% पॉसिबिलिटी है कि हर सेकेंड में कोई ना कोई आपस में जरूर टकराएगा। तो यूं कह सकते हैं कि कॉलिजन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो यही बात है, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी यहां पर एक्सप्लेन करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जिसके पावर में कुछ ना कुछ इंटीजर होता है जो उस रिएक्शन के ऑर्डर के इक्वल होता है। जानते ही हैं आप लोग, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो रेट घटेगा। लेकिन ये 100% सही नहीं है, कभी कभी कंसंट्रेशन चेंज भी कर दो तो रेट में कोई असर नहीं आता है, और कभी कभी कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो रेट ऑलरेडी घट भी जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बिल्कुल ट्रूथ नहीं है कि कंसंट्रेशन से रेट इफेक्टेड होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन से रेट इफेक्टेड होता है, ये बात हम लोग थ्योरेटिकली कह सकते हैं, बट एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन से बढ़ाने से रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अनचेंज भी रह सकता है, ठीक है। कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम लोग रिएक्शन में इन्वॉल्व तब करते हैं जब हमारा रिएक्टेंट इनएक्टिव होता है। बात यह है कि रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना होता है, उसके बाद रिएक्टेंट वर्क करना शुरू करता है। जैसे कि अगर हम सिंपल बात बताएं कि अगर आप सोए हुए हो, आपको घर वाले उठा रहे हैं, बाबू उठ जाओ, आप नहीं उठ रहे, मतलब आप बिल्कुल इनएक्टिव हैं, आपके घर वाले मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बगल में आपके टीचर या आपकी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड आ जाए जो कि आपसे मिलने के लिए आई है पर्सनली,
दिल पर ना ले, लेकिन हम बोलते हैं कि अगर वो आ जाए, एक बार आवाज लगा दे कि हम आ गए हैं, हो गया, तो तुरंत उठ जाओगे एकदम। बस वो आ गई, उसका नाम आ गया तो वो आप उठ गए, मतलब आप एक्टिवेट हो गए। बाद बाकी जो दिन भर की काम करोगे आप अपनी एनर्जी से करोगे, लेकिन आपको एक्टिवेट किया गया किसी एक ऐसे नाम से जिनका आपके परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं था, ठीक है ना। वो एक्टिवेट करके फिर चली गई अपना, ठीक है ना। अब बात हुई कि आप एक्टिवेट हो गए तो अब भर दिन का काम आप अपने से करोगे। वैसा ही होता है रिएक्शन में कि जो रिएक्टेंट इनएक्टिव होते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है, उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। अब कैटलिस्ट कैसे एक्टिवेट करता है, तो हर रिएक्टेंट की अपनी अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो एनर्जी जिसे पाकर के रिएक्टेंट एक्टिवेट होता है। समझिए यहां पर किसी रिएक्टेंट की अगर एक्टिवेशन एनर्जी 100 जूल है तो इसका अर्थ है कि उसको एक्टिवेट करने के लिए 100 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और किसी रिएक्टेंट की अगर एक्टिवेशन एनर्जी 1000 जूल है तो इसका मतलब उसको एक्टिवेट करने के लिए 1000 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया वो रिएक्टेंट हमारे लिए ज्यादा एक्टिवेट होगा, यानी अच्छा होगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा। और कैटलिस्ट करता क्या है, तो कैटलिस्ट उस रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी का मान ही घटा देता है, जिसका 1000 उसको 100 कर देगा। मतलब कि जो 1000 एनर्जी पाकर के एक्टिवेट होता, अब वो 100 में ही एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आसानी से एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो रिएक्टेंट बहुत ही इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करता है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके ये कैटलिस्ट करता है। और फिर इतना कम करके कैटलिस्ट रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, उसका कोई और वर्क नहीं रहता है, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी रेट को इंक्रीज कर देता है ऑटोमेटिकली, है कि जब हम लोग रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा ही होगा। कैटलिस्ट भी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कभी कभी बढ़ाता भी है, कभी घटाता भी है। मतलब कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब कि ये कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी कर देते हैं, कभी कभी डिक्रीज भी कर देते हैं, ठीक है। भला बुरा सब कुछ होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप जानते ही हैं। अगला है रेडिएशन। रेडिएशन को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि फोटोकेमिकल होते हैं। जैसे कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, अगर सनलाइट नहीं हो, फोटॉन्स नहीं पड़े उस पर, तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं होगा, वहां ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप पढ़े हैं कि मीथेन का जो क्लोरीनेशन होता है, जिसमें कि सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा, तो यहां पर CH3Cl बनेगा प्लस यहां से HCl निकलता है। ये हमेशा फोटॉन्स के प्रेजेंस में होता है। विदाउट डार्क में इसको करवाया जाए रिएक्शन को तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यानी कि डार्क में इसका रेट बहुत ही स्लो है, जबकि रेडिएशन जैसे पड़ेगा इस रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट फास्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेडिएशन से भी कुछ रिएक्शन का रेट घटता या बढ़ता है, मतलब कि डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में तो पढ़े ही होंगे, उसमें जाने ही होंगे कि अगर हम लोग ज्यादा चार्ज पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस फास्ट होता है। अगर वही चार्ज कम पास करेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस स्लो होता है। यानी कि वो भी कुछ केमिकल रिएक्शंस जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस वाली होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के भी अमाउंट पर निर्भर करता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनको हमने मेंशन किया, और मेंशन करने के बजाय उसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तभी आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो आप छोड़ के मत जाना, यहां पर जो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे लिए बस आप इतना ही कर दोगे। बस मिलते हैं एनसीईआरटी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।